वेलकम टू स्टोरीज बाय शेखर। और शशि कपूर सीरीज में आज बात करेंगे फिल्म कलयुग की। कलयुग 1981 में रिलीज हुई थी और इसे महाभारत का मॉडर्न अडेप्शन कहा जा सकता है, क्योंकि ये कहानी जो थी पूरी तरह से जो है वो महाभारत से ही इंस्पायर्ड थी। कलयुग के बारे में मुझे पहली बार पता चला था जब 2009 या 10 में राजनीति मूवी रिलीज हुई थी, जो प्रकाश झा ने बनाई थी। उस वक्त राजनीति को रिव्यू करते हुए कई क्रिटिक्स ने कहा था कि ये एक तरीके के कलयुग जो चीज़ नहीं कर सकी है वो ये राजनीति फिल्म करने की कोशिश कर रही है। क्योंकि जो कलयुग थी वो दो बिजनेस, एक ही फैमिली के दो कजन ब्रदर्स की कहानी थी। और वो बिजनेस फैमिली थी। ये पॉलिटिकल फैमिली है, ये पॉलिटिकल पावर अचीव करने के लिए ये जो कजन्स हैं ये आपस में लड़ रहे हैं। और कलयुग में ये था कि एक दो बिजनेस फैमिली थी और दोनों कजन्स ही थे। और वो अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए एक दूसरे को किस तरीके से रास्ते से हटाने की कोशिश कर रहे हैं, आउट परफॉर्म करने की कोशिश कर रहे हैं, ये उसकी कहानी थी। इस फिल्म को मिला था बेस्ट फिल्म फेयर अवार्ड। और इसमें सुप्रिया पाठक थी और उन्हें मिला था बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का फिल्म फेयर अवार्ड। ये फिल्म बनी कैसे और कैसे शशि कपूर ने इस फिल्म को हाँ कहा। पिछले वीडियो में मैंने जुनून की कहानी सुनाई थी। जुनून जो है वो श्याम बेनेगल और शशि कपूर का पहला कोलैबोरेशन था फिल्म वाला के लिए। और वो फिल्म जो थी वो थोड़ी बड़े बजट की हो गई थी और फिल्म ने अपना पैसा भी रिकवर कर लिया था। फिल्म ठीक भी थी, बहुत बड़ी हिट नहीं थी, लेकिन इट वाज अ हिट फिल्म। तो जब शशि कपूर को लगा कि यार ये जुनून जुनून का तो रिस्पॉन्स अच्छा रहा है, तो क्यों ना मैं श्याम बेनेगल के साथ और भी कोलैबोरेशन करूं और अपनी कंपनी के लिए और भी अच्छी अच्छी इसी तरीके की फिल्म बनाऊं जो रियलिस्टिक हो और नॉर्मल बॉलीवुड की मसाला फिल्मों से थोड़ी परे हो। तो उस वक्त श्याम बेनेगल को जुनून के बाद शशि कपूर ने फिर से कहा कि अगर कोई और कहानी है तो आप हमें बताइएगा, हम अपनी कंपनी के लिए जरूर से प्रोड्यूस करना चाहेंगे। तो गिरीश कर्नाड जो प्ले राइट प्लेज वगैरह लिखते थे और एक्टर भी थे, तो वो एक कहानी पे काम कर रहे थे और वो यही कहानी थी, एक ही फैमिली के दो कजन ब्रदर की और कैसे बिजनेस राइवलरी दोनों में होती है। तो वो कहानी वो लिख रहे थे और वो कहानी उन्होंने श्याम बेनेगल के साथ डिस्कस की थी। तो श्याम बेनेगल ने यही कहानी शशि कपूर को बताई और शशि कपूर को कहानी सुन के अच्छा लगा कॉन्सेप्ट की, ठीक है ये तो महाभारत का एक तरीके का मॉडर्न अडेप्शन है, तो इस पे हम काम कर सकते हैं। तो फिर सत्येंद्र दुबे और गिरीश कर्नाड और श्याम बेनेगल ने तीनों मिलके इसको पहले थोड़ा इसकी स्क्रिप्टिंग की। उसके बाद क्योंकि ये बड़ी फैमिली की कहानी थी तो बहुत सारे कास्ट चाहिए थे, बहुत सारे एक्टर्स चाहिए थे इसमें। तो थिएटर के और भी जो अलग अलग एक्टर्स थे उस वक्त, क्योंकि जुनून के बाद से शशि कपूर को लग गया था कि इट इज बेटर टू वर्क विद थिएटर आर्टिस्ट, क्योंकि एक तो ये बहुत ही डिसिप्लिन होते हैं, कमिटेड होते हैं। सेकेंडली आपके इनके बहुत ज्यादा टैंट्रम्स नहीं होते हैं और स्टार वाला टैंट्रम रहेगा नहीं, कम पैसे में भी आ जाएंगे। तो इस तरीके से इस बार जो है वो और भी थिएटर एक्टर्स को लेकर के इन्होंने सोचा कि कलयुग बनाते हैं। हालांकि इसमें कुछ स्टार्स भी थे। एक तो जैसा देखिए कि जैसे जुनून जब कहानी लिखी श्याम बेनेगल ने, श्याम बेनेगल जब वो बनाना चाह रहे थे, तो शशि कपूर को मन था कि मैं खुद भी एक्टिंग करूं इस फिल्म में, इसलिए उन्होंने जो जावेद खान का रोल था वो शशि कपूर ने खुद कहा कि मैं करना चाहता हूं, तो उन्हें किया। इस फिल्म में शशि कपूर ने प्ले किया है एक रोल, वो महाभारत के करण से इंस्पायर्ड उनका रोल है। लेकिन इस बार शशि कपूर खुद वो रोल करना नहीं चाहते थे। उस रोल को शशि कपूर ने अप्रोच किया अमिताभ बच्चन को कि अगर अमिताभ बच्चन इस फिल्म में आ जाए, और क्योंकि वो जो रोल था वो बड़ा पावरफुल था और स्पेशल रोल था, तो अगर अमिताभ बच्चन कर देते हैं तो सही रहेगा। तो शशि कपूर ने श्याम बेनेगल से कहा कि हम सोच रहे हैं कि अमिताभ बच्चन को इस फिल्म में ले ले। लेकिन श्याम बेनेगल वॉज नॉट वेरी श्योर कि अमिताभ बच्चन इस तरह की फिल्म में काम करेंगे नहीं करेंगे। तो श्याम बेनेगल ने कहा कि सर आप ही अप्रोच कर लो, मैं तो नहीं कर पाऊंगा। तो फिर शशि कपूर, चूंकि उनकी दोस्ती थी अमिताभ बच्चन से, तो उन्होंने उनसे बात की। लेकिन ये वो टाइम था जब अमिताभ बच्चन पूरी की पूरी कमर्शियल फिल्में ही कर रहे थे और ये आर्टिस्टिक फिल्मों की तरफ उनका बिल्कुल भी रुझान नहीं था। बहुत कम लोग को पता है कि अर्ध सत्य जो ओमपुरी की जो माइलस्टोन फिल्म कही जाती है, वो पहले गोविंद निलानी ने अमिताभ बच्चन को ही अप्रोच किया था। लेकिन अमिताभ बच्चन ने वो फिल्म संभव नहीं की थी और उसके बाद फिर वो जो रोल है ओमपुरी ने किया और ओमपुरी का करियर ही बदल गया अर्ध सत्य के बाद। ये बहुत कम लोग जानते हैं कि जब गोविंद निलानी अर्ध सत्य के बाद एक वेल नोन फिल्म मेकर बन गए और 20 साल के बाद करीब 2002-3 में गोविंद निलानी ने एक बार फिर से अप्रोच किया था अमिताभ बच्चन को। वो एक फिल्म बना रहे थे देव। तो उस बार देव में अमिताभ बच्चन और ओमपुरी दोनों ने साथ में काम किया। और जब कास्टिंग हुई थी
तो ओम पुरी ने अमिताभ बच्चन से कहा कि सर आपने एक फ़िल्म छोड़ी थी और उस फ़िल्म ने मेरा करियर बना दिया था। तो अब अमिताभ बच्चन को ये बात याद भी नहीं थी कि मैंने कौन-सी फ़िल्म छोड़ी थी। तो उन्होंने बताया कि जो हमारे डायरेक्टर साहब हैं गोविंद निलानी जो देव बना रहे हैं, उन्होंने आपको अर्ध सत्य के लिए अप्रोच किया था लेकिन आपने वो फ़िल्म नहीं की थी तो मैंने कर ली और फिर मेरा करियर जो है वो एक तरह से सँवर गया। तो इस बात को लेकर अमिताभ बच्चन को थोड़ा रिग्रेट भी था कि चलिए हमसे छूट गई अच्छी फ़िल्म लेकिन इंडस्ट्री को एक अच्छा एक्टर मिल गया। तो उसी तरह से उस वक़्त कलयुग भी ऑफ़र हुई अमिताभ बच्चन को, शशि कपूर ने ही की लेकिन अमिताभ बच्चन वाज़ नॉट वेरी इंटरेस्टेड इन दिस काइंड ऑफ प्रोजेक्ट तो उन्होंने मना कर दिया। फिर क्या हुआ कि सत्यजीत रे के फ़िल्मों में एक उनके हमेशा लॉयल एक्टर हुआ करते थे सौमित्र चटर्जी। उनको शशि कपूर ने अप्रोच किया कि अगर वो कर ले क्योंकि उन्हें लगता था कि कोई बड़ा कलाकार अगर ये रोल करता है ना, तो इसमें एक अलग तरीके का वेरिएशन आ जाएगा। तो सौमित्रा चटर्जी को भी अप्रोच किया गया। सौमित्रा चटर्जी से बात भी हो गई थी फाइनल बट समहाउ पता नहीं क्यों उन्होंने भी वो फ़िल्म करने से मना कर दिया। अगर वो करते तो ये उनकी हिंदी में पहली फ़िल्म होती, बट उन्होंने ही मना कर दिया। तो फिर श्याम बेनेगल ने कहा कि सर आप क्यों इधर-उधर आप जा रहे हो, ये रोल आप ही कर लो। एक तो आप करोगे तो स्टार अट्रैक्शन जैसे जुनून के साथ हो गया था कि शशि कपूर वाज़ इन जुनून। तो आप कमर्शियल फ़िल्मों के स्टार भी हो तो आप इस फ़िल्म में फिर से काम कर लो और रोल भी ठीक-ठाक है और मीठी रोल है और आप अगर करोगे तो हमें डिस्ट्रीब्यूशन करने में इस फ़िल्म को फ़ायदा होगा। तो फिर इस तरीके से शशि कपूर मान गए। इसके अलावा क्या हुआ कि अब चूँकि जैसा मैंने बताया कि बड़े बिग एन्सेम्बल कास्ट की ज़रूरत थी, तो अनंत नाग, सुषमा शेठ और बहुत सारे एक्टर्स इसमें लिए गए, सुप्रिया पाठक। फिर उसके अलावा 2 क्योंकि अच्छा ये वो था राज बब्बर को अगर आप देखो तो उस फ़िल्म में राज बब्बर हैं, आपको लगेगा कि राज बब्बर बहुत बड़े स्टार थे, लेकिन ये वो टाइम थे राज बब्बर बहुत बड़े स्टार नहीं थे। ही वाज़ आल्सो फ्रॉम थिएटर बैकग्राउंड, एफटीआई में उन्होंने पढ़ा भी था और श्याम बेनेगल वगैरह के सर्कल में थे ये लोग पहले से ही, तो श्याम बेनेगल को भी ले गया। फ़िल्म में 2 ही स्टार थे, एक तो शशि कपूर और दूसरी स्टार थी रेखा और रेखा को श्याम बेनेगल चाहते थे क्योंकि रेखा का जो रोल था इस फ़िल्म में, वो मतलब द्रौपदी से इंस्पायर्ड वो रोल था और वो चाह रहे थे कि कोई एक स्टार अट्रैक्शन इस फ़िल्म में रहे शशि कपूर के अलावा। चाहते तो थे वो कि रेखा से बात करें लेकिन श्याम बेनेगल को पता नहीं क्यों कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था कि मैं बोलूँ। तो उन्होंने शशि कपूर को कहा कि आप चूँकि रेखा के साथ करीब 11 फ़िल्मों में काम कर चुके हो, आपके रिलेशन उनके साथ बहुत अच्छे हैं, तो आप रेखा को मनाइए कि इस फ़िल्म में काम कर ले। अच्छा ये वो टाइम था जब रेखा की खुद की पर्सनल लाइफ जो थी वो थोड़ी बड़ी उथल-पुथल चल रही थी ऑब्वियसली बिकॉज़ ऑफ दैट अफेयर लव स्टोरी बिटवीन रेखा एंड अमिताभ बच्चन और उस वक़्त मुकद्दर का सिकंदर के बाद रेखा के साथ अमिताभ बच्चन ने काम करने के लिए मना कर दिया था बिकॉज़ ऑफ प्रेशर फ्रॉम जया बच्चन। तो रेखा का करियर थोड़ा-सा उस वक़्त डाउनहिल जा रहा था। तो रेखा भी नए-नए लोगों के साथ और अच्छे फ़िल्म मेकर्स के साथ काम करने की तलाश में थी। उसी ये वही टाइम था जब मुज़फ़्फ़र अली के साथ उन्होंने उमराव जान की ऋषिकेश मुखर्जी के साथ खूबसूरत की। तो अच्छा सब्जेक्ट उन्हें लगा, श्याम बेनेगल चूँकि नेशनल अवार्ड फ़िल्म विनिंग फ़िल्म मेकर थे, तो शशि कपूर की बात सुन के लगा कि चलो ठीक है, मुझे भी कुछ तो मतलब मैं भी अपने करियर में ऐसी फ़िल्में करूँ जिसको कि लोग याद रखें कि हाँ, ये सिर्फ़ मसाला फ़िल्में नहीं करती हैं, ये भी कुछ रियलिस्टिक फ़िल्में कर सकती हैं। तो उन्होंने इस फ़िल्म के लिए हाँ कर दिया। रेखा का रोल बड़ा पावरफुल था इस फ़िल्म में। तो इस तरीके से कास्टिंग तो हो गई। अच्छा रेखा के साथ ये श्याम बेनेगल की पहली फ़िल्म थी। इसके बाद बहुत दिन तक फिर जब ये फ़िल्म बनी उसके बाद रेखा के साथ तो श्याम बेनेगल ने काम नहीं किया। बहुत सालों के बाद 2000 में एक फ़िल्म आई थी ज़ुबैदा जिसमें फिर से एक बार श्याम बेनेगल और रेखा का कोलैबोरेशन हुआ। उस फ़िल्म में मनोज वाजपेयी और करिश्मा कपूर भी थी। तो रेखा भी आ गई और सारे अलग-अलग कास्ट भी आ गए। फिर इस फ़िल्म की शूटिंग स्टार्ट हुई। फ़िल्म शूटिंग स्टार्ट हुई तो प्रॉब्लम ये हुआ कि इस फ़िल्म की जो स्क्रिप्टिंग जो की गई थी, वो उसके ऑन पेपर बहुत सारे डायलॉग्स वगैरह, सीन्स वगैरह ठीक से लिखे नहीं गए थे, जिसके वजह से इस फ़िल्म की शूटिंग में बड़ी प्रॉब्लम हुई। कई बार क्या होता था कि जो एक्टर्स थे, उनको सेट पे अचानक से डायलॉग मिल जाता था और ये है कि उन्हें रिहर्सल करने का टाइम नहीं मिलता था। तो इस वजह से श्याम बेनेगल जिन्होंने ये फ़िल्म डायरेक्ट की, उन्हें कहीं न कहीं लगा कि यार इस फ़िल्म जैसा हमने इस फ़िल्म को सोचा था ना, ये फ़िल्म वैसी बनी नहीं है। और सारे एक्टर्स का जो परफ़ॉर्मेंस है, वो कहीं न कहीं पुअर स्क्रिप्टिंग के वजह से अफ़ेक्ट भी हुआ है। और ये बात नॉट जस्ट श्याम बेनेगल, गोविंद निलानी और बाकी जितने भी लोग उस फ़िल्म से जुड़े हुए थे, उनको ये बात लगती थी। विक्टर बैनर्जी जो इस फ़िल्म में थे उनका रोल थोड़ा दुर्योधन टाइप था और वो उन्हें हिंदी बहुत अच्छी से आती नहीं थी और वो उनको भी क्योंकि जब वो उन्हें हिंदी बहुत अच्छी नहीं आती थी और जब उन्हें स्क्रिप्ट दिया जाता था,
तो स्क्रिप्ट बिल्कुल शूटिंग से जस्ट पहले दे दिया जाता था, तो वो ठीक से परफॉर्म नहीं कर पाते थे। तो इस वजह से उन्हें भी लगता है कि उनके परफॉर्मेंस में थोड़ा कहीं ना कहीं कमी रह गई। हालांकि शशि कपूर और रेखा के लिए ये फिल्म जो था बड़ा स्मूथ रन रहा। उनके परफॉर्मेंसेस बहुत अच्छे खिल के आए। एक उसमें सीन है जब जो शशि कपूर हैं, जो करण से उनका इंस्पायर्ड कैरेक्टर है, और वो जो शशि कपूर का जो कैरेक्टर है उसे जब पता चलता है अपनी असलियत की मैं एक नाजायज औलाद हूँ, तो वो बेड पे तकिए में मुंह छुपा करके ऐसे करके रो रहा है। और वो सीन जो था वो टॉप एंगल से लिया हुआ था और बहुत शानदार परफॉर्मेंस दिया रोने का शशि कपूर ने। इसकी बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। जब वो क्योंकि उस वक्त मॉनिटर्स नहीं होते थे, जो आजकल जो शूटिंग होती है तो डायरेक्टर जो है वो मॉनिटर लेके बैठता है, उसमें देख लेता है कि कैसे ये सीन जा रहा है। तो उस वक्त आपको व्यूअर फाइंडर से कैमरे में देखना होता था या फिर आप लाइव ही देख सकते हो। तो वो जब परफॉर्मेंस हुआ उसके बाद जब खत्म हुआ तो शशि कपूर ने आके पूछा कि कैसा रहा मेरा परफॉर्मेंस। तो श्याम बेनेगल ने कहा कि परफॉर्मेंस तो बहुत अच्छा था। श्याम बेनेगल ने पूछा कि तुम सोच क्या रहे थे जो इतना अच्छा तुमने इमोशनल परफॉर्मेंस दिया है। तो शशि कपूर ने बोला यार मैं बोलूंगा तो तुम लोग को बुरा लगेगा। तो श्याम बेनेगल ने कहा कि बताइए बताइए क्या हुआ। तो बोला कि मैं सिर्फ यही सोच रहा था कि मेरी बीवी आज घर में कहीं बैगन ना बना दे, अगर वो बना देगी तो फिर मेरा सारा मूड खराब हो जाएगा, कुछ तो मुझे अच्छा खाने को मिले। क्योंकि उस वक्त शशि कपूर की वो डाइटिंग भी चल रही थी, डॉक्टर ने उन्हें बोला था, क्योंकि वो वेट पुट ऑन करने लगे थे। तो डॉक्टर ने बहुत मना किया था कि आप ज्यादा तला भुना और टेस्टी खाने के चक्कर में अपना हेल्थ मत बिगाड़ो। तो उस वक्त उन्हें बैगन खिला देती थी उनकी वाइफ। तो उस वक्त जब वो इमोशनल सीन कर रहे थे तो शशि कपूर ने बोला बस मुझे यही लग रहा था कि आज कहीं मेरी बीवी फिर से बैगन ना खिला दे मेरे लिए। और वही इमोशन लाने के लिए मैं बिल्कुल रो रहा था बेड पे। तो इस तरीके की कुछ कुछ इंटरेस्टिंग सीन्स हुए थे। लेकिन फिर यही है कि फिल्म अच्छा, इसमें शशि कपूर का जो कैरेक्टर है उसकी जो डेथ भी होती है ना, वो बिल्कुल महाभारत में जो करण की जो डेथ है, जो महाभारत एपिक है उसमें कि उसका उनका चक्का करण का जो है वो रथ का चक्का टूट जाता है और वो उसे बनाने के लिए जाते हैं और फिर उसे अर्जुन मार देते हैं। तो इसमें भी शशि कपूर का जो डेथ है ना वो बिल्कुल उनकी गाड़ी का टायर पंचर हो जाता है और जब वो टायर ठीक करते रहे होते तभी कोई आकर के उन्हें मार के चला जाता है। तो सीन सारे सारे जो है ना वो कहीं ना कहीं पूरे के पूरे महाभारत के ही सीन्स उठा उठा करके इसमें डाले हुए थे। लेकिन जब आप फाइनल प्रोडक्ट देखते हो ना तो एज एन ऑडियंस भी, जैसे मैंने भी देखा था ना, मैंने ये बात पहले भी कहा था कि जैसे विजेता एक फिल्म थी, तो उसमें क्या है कि फिल्म जो है वो स्लो लगती है, आपको ड्रैग लगती है। तो इसमें भी थोड़ा ये प्रॉब्लम है कि ये कहानी बहुत अच्छी है, महाभारत जैसे इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट पे अगर आप फिल्म बना रहे हो तो ऑडियंस को इंगेज करना आपको आपके लिए बहुत बड़ा चैलेंज होता है। और वो अगर आप कहीं ना कहीं नहीं कर पाते हो ना अपने आर्टिस्टिक वैल्यू को दिखाने के चक्कर में, तो ये फिर ऑडियंस उब जाती है। और ये यही हुआ कलयुग के साथ भी। इनफैक्ट ये सिर्फ कलयुग की प्रॉब्लम नहीं है। कई लोगों ने मैंने जब ये शशि कपूर सीरीज स्टार्ट किया तो उसमें कमेंट में कहा, एक बंदे ने कमेंट कहा था कि शशि कपूर की जितनी भी फिल्में होती थी या श्याम बेनेगल की ना, ये कहीं ना झेल जाते थे ऑडियंस देखते देखते। इस बात को मैं मानता भी हूँ और मैं ही नहीं मानता। इनफैक्ट नसीरुद्दीन शाह ने जब एक फिल्म की थी तहलका, वो जो मेरी छतरी के नीचे आजा, धर्मेंद्र वाली, डोंग कभी रॉन्ग नहीं होता, अमरीश पुरी वाली। तो जब वो फिल्म उन्होंने किया तो उनसे किसी इंटरव्यू में पूछा गया कि आपके जैसा एक्टर इस तरह की फिल्में क्यों कर रहा है, तो शशि कपूर ने नसीरुद्दीन शाह ने बड़े खुले मन से बोल दिया था कि देखिए है क्या ना, कि हम लोग 8 फिल्मों के नाम पे ना, 8 के नाम पे हम लोगों ने बहुत बोरिंग फिल्में बनाई है। और वो इस बात को मानते हैं। ठीक है वो थिएटर के एक्टर थे और पैरेलल फिल्म में 8 फिल्मों में वो काम करते थे, लेकिन उन्हें भी कहीं ना कहीं लगता था कि हमारे जितने भी डायरेक्टर्स हैं ना वो बहुत स्लो और अपना आर्ट क्रिएटिविटी दिखाने के चक्कर में ऑडियंस को आप बोर कर देते हो। ये प्रॉब्लम कलयुग के साथ भी हुई। इनफैक्ट नॉट जस्ट कलयुग, श्याम बेनेगल की जितनी भी फिल्में आप देखोगे ना, ये अनपॉपुलर ओपिनियन है, आप डिसएग्री भी कर सकते हो, क्यों ऐसा होता था कि आदमी इंटरटेन ही नहीं हो पाता था। और ये सारी फिल्में, ये जितनी श्याम बेनेगल की जितनी भी फिल्में आप देखोगे, श्याम बेनेगल की सबसे इंटरटेनिंग फिल्म अगर मैं बताऊं तो एक तो मुझे लगती है वेलकम टू सज्जनपुर। टाइटली रिटन स्क्रिप्ट है, दमदार परफॉर्मेंस है और आप बोर नहीं होते हो। या फिर अगर आप मंथन देखो 1976 में जो आई थी, जो डेयरी फार्मर्स के ऊपर कहानी थी, वो बहुत सही फ्लो में वो पेस पे वो फिल्म चल रही है और आप इंगेज रहते हो आप जानने के लिए कि अच्छा ये डेयरी फार्मर्स के साथ ये प्रॉब्लम हो रहा है, अब इनका इलेक्शन होगा, अब क्या होगा। ये सारी चीजें कहीं ना कहीं कलयुग जैसे फिल्म या मंडी जैसे फिल्म या भूमिका जैसे फिल्म में ना आप ऊब जाते हो। आई एम श्योर बहुत लोग को ये मेरी बात बुरी लगेगी लेकिन ये सच है।
और यही हुआ कलयुग के साथ भी, क्योंकि जब कलयुग रिलीज हुई तो ऑडियंस को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई, डिस्पाइट रेखा जैसी स्टार उसमें है, डिस्पाइट शशि कपूर जैसे एक्टर उसमें है, क्योंकि ये फिल्म बहुत ही ज्यादा स्लो है और कैरेक्टर डेवलपमेंट ठीक से किया ही नहीं है। एंड में आप देखोगे कि जब जो अनंतनाग का कैरेक्टर है वो रेखा के साथ गले मिल करके, वो उनकी भाभी है, अब आपने उनको द्रौपदी जैसा कैरेक्टर बना तो दिया है, और कहीं ना कहीं उनमें एक फीलिंग अपने देवर के लिए भी दिखाने की कोशिश की, और वो बिल्कुल लास्ट में दोनों गले ऐसे मिले, वो इरोटिक टाइप का वो सीन हो जाता है। अब अगर आपको ये दिखाना कि वाकई में इनको, रेखा को उनके तरफ सॉफ्ट कॉर्नर है या कुछ भी, वो स्टार्टिंग में पूरे फिल्म में कहीं स्टैब्लिश नहीं होता है, सीधे लास्ट में एक तरीके से गले मिल के दिखा रहे हैं, तो वो ऑडियंस भी समझ नहीं पाती है। मैंने भी नहीं सोचा कि ये क्यों इसको इस तरह से गले लग रही है ना। बहुत सारे कैरेक्टर, कुलभूषण खरबंदा का कैरेक्टर है, उसको आपने कुछ भी नहीं दिया। कुलभूषण खरबंदा का कैरेक्टर कहीं ना कहीं भीम से इंस्पायर्ड है, लेकिन कुछ भी नहीं है उसमें, करने को कुछ नहीं है। मतलब अच्छे अच्छे एक्टर्स को लेकर के आपने एक तरीके से बस वेस्ट किया है। तो फिल्म का सारा फोकस जो है वो कहीं ना कहीं सिर्फ शशि कपूर, अनंतनाग, विक्टर बैनर्जी, इन तीनों के इर्द गिर्द ही घूमा है, और रेखा, बाकी कैरेक्टर्स को आपने डेवलप ही नहीं किया। तो ये फिल्म कहीं ना कहीं उस जगह पे जाकर के लूज हो जाती है, और इसीलिए जब ये फिल्म रिलीज हुई तो ये फिल्म फ्लॉप हो गई, करीब 10 लाख का इन्हें लॉस हो गया। जो शशि कपूर की किताब है उसमें उन्होंने मेंशन भी किया इस बात को, मैं पढ़ के बताता हूँ। डिस्पाइट गुड इंटेंशन एंड सम अमेजिंग परफॉर्मेंसेस, कलयुग फेल्ड एट द बॉक्स ऑफिस। शशि टेल्स अ जर्नलिस्ट मधु जैन दैट द फिल्म लॉस्ट 10 लाख। और इसके बाद जब उन्हें सरप्राइजिंग क्या लगा ना, कि 1988 में जब बी आर चोपड़ा ने महाभारत बनाई, और महाभारत जैसा सीरियल जब बनता है और वो इतनी इंगेजिंग थी कि जनता जो है वो, आपको, आप सबको याद ही होगा कि जब महाभारत संडे को आया करता तो सड़कें बिल्कुल खाली हो जाती थी, और लोग जो है वो महाभारत देखने के लिए इतने इंटरेस्टेड रहते थे कि पिन ड्रॉप साइलेंस रहता था हर जगह, दुकानें बंद हो जाती थी, लोग घर में बैठ कर सिर्फ महाभारत देख रहे हैं। 2 साल के करीब वो सीरीज जो है वो चला था, और हर एपिसोड एक से एक था, लाजवाब एपिसोड था, क्योंकि डायलॉग बाजी जिस तरीके की थी, फिल्म जो सीरीज था, उस सीरियल जो थी बहुत एंगेजिंग थी। अब महाभारत जैसे एपिक चीज का अगर आप मॉडर्न अडेप्शन कर रहे हो ना, और वो अगर आपको बोर कर देता है, तो फिर कहीं ना कहीं जो डायरेक्टर हैं वो जस्टिस नहीं कर रहे हो सब्जेक्ट के साथ, और यही हुआ था कलयुग के साथ। हालांकि परफॉर्मेंसेस के लिए अवार्ड्स मिले थे, सुप्रिया पाठक को बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का अवार्ड मिला था, फिल्म को भी बेस्ट फीचर फिल्म अवार्ड। ये वो टाइम था जब जो फिल्म फेयर अवार्ड्स जो होते थे वो अच्छे परफॉर्मेंसेस को एक्नॉलेज करते थे और उन्हें अवार्ड दिया जाता था। जिस साल ये फिल्म आई थी 1982 में, जब फिल्म फेयर अवार्ड हुआ, तो उस साल अगर आप फिल्म फेयर अवार्ड की लिस्ट देखोगे ना, तो सारे इसी तरीके के आर्टिस्टिक फिल्मों को ही ज्यादा अवार्ड्स मिले थे। बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला था नसीरुद्दीन शाह को चक्र के लिए। बहुत लोगों ने शायद चक्र नहीं देखी होगी, लेकिन वो भी एक आर्ट फिल्म थी, और उसी के लिए स्मिता पाटिल को भी अवार्ड मिला था। बड़ी कंट्रोवर्सी भी हो गई थी उस फिल्म को लेकर के। फिर बेस्ट फिल्म के लिए कलयुग को मिला था, बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस सुप्रिया पाठक को मिला था। तो डिस्पाइट इतने सारे कमर्शियल फिल्में ऑलरेडी उस वक्त चल रही थी सिनेमा हॉल्स में, लेकिन जो अवार्ड था वो इन जैसे फिल्मों को और एक्टर्स को मिलता था। लेकिन कमर्शियली ये फिल्म जो है वो सक्सेसफुल नहीं थी। ठीक है, आपका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है, आप एक्टिंग बहुत अच्छी कर दोगे, लेकिन अगर फिल्म इंगेजिंग नहीं है ना, तो फिर ऑडियंस बोर हो जाती है। और ऐसे बहुत सारी फिल्मों के साथ होता है कि एक्ट परफॉर्मेंस बड़ी अच्छी है लेकिन फिल्म मजेदार नहीं है। तो यही हुआ था कलयुग के साथ, और फिल्म खास चली नहीं। और शशि कपूर को जो है वो पहला जो फिल्म वाला जो कंपनी बनाई थी, तो जुनून ने तो अपना पैसा रिकवर कर लिया, लेकिन फिर कलयुग जो है वो 10 लाख का लॉस हो गया। इसके बाद विजेता बनाई, विजेता को भी करीब 40 लाख का लॉस हो गया। और यहाँ से इनका जो एक सीरीज जो खराब टाइम जो स्टार्ट हुआ शशि कपूर का एज अ प्रोड्यूसर, वो फिर अजूबा तक चलता ही रहा, इनकी सारी फिल्में फ्लॉप होती रही। तो आज तो कलयुग की बात मैंने बता दी है, अब अगले एपिसोड में मैं आपको उत्सव की कहानी बताऊंगा। उत्सव भी बहुत एम्बिशियस फिल्म थी, लेकिन वो भी फिर फ्लॉप हो गई। क्यों फ्लॉप हो गई उसके बारे में मैं बात करूंगा अगले एपिसोड में। तो ये थी कहानी कलयुग की मेकिंग की। अगर आपने नहीं देखी है तो यूट्यूब पे अवेलेबल है, आप देख सकते हो, और देख करके बताना कि क्या आप वाकई मेरे बात से सहमत हो कि नहीं, कि फिल्म स्लो थी और बहुत ज्यादा एंगेजिंग नहीं थी। कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है, दो बिजनेस फैमिली के है, तो आप सोचिए कि उसको कितने इंगेजिंग तरीके से आप बना सकते हो। लेकिन यहाँ कहीं ना कहीं श्याम बेनेगल पीछे, मतलब फॉल शॉर्ट कहते हैं, वो कर नहीं पाए।
तो ये थी कहानी कलयुग की। अब आते हैं क्विज पे। पिछले एपिसोड में मैंने एक सवाल पूछा था कि अन्नू कपूर का नाम गुलदस्ता किस फिल्म में है, और सब ने सही जवाब दिया। बहुत आसान सा सवाल था। तेजाब वो फिल्म थी जिसमें अन्नू कपूर गुलदस्ता का रोल प्ले किए थे। वो सिंगर बनना चाहता है, तुमने पुकारा और हम चले आए। अब आते हैं आज के क्विज पे, और आज का डायलॉग है, कल मिलना। अरे आज आ गए तो आज ही मिल लेंगे, क्यों हम कोई गुंडे बदमाश हैं? छात्र नेता है, मानते हैं पार्टी वार्टी चल रही है, लेकिन हम भी कोई ऐसे वैसे नहीं है। मारे सिटी साला यहाँ पे 10,000 लौंडे इकट्ठा कर देंगे, फिर खाओगे जूते मंत्री जी से। चलिए बताइए किस पर बड़ा लगे। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।